हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और नए हफ्ते की शुरुआत एक छोटा कारोबारी हफ्ता परसों वेडनेसडे को दशहरा के चलते मार्केट हॉलिडे, ह्यूज थोड़े से गड़बड़ाते हुए हमने फ्राइडे को बहुत बड़ी आउट परफॉर्म करके दिया। निफ्टी जरा फ्राइडे का स्क्रीन पे खींचेगा, 350 अंकों का उछाल था 7 दिनों के प्रेशर के बाद। इस तरह की मजबूती आई थी वो भी उस दिन जब क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस हुई। क्रेडिट पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट्स का एक तगड़ा रेट हाइक भी अनाउंस हुआ। पर गवर्नर साहब की कमेंट्री, आगे की वर्डिंग्स बाजार को शायद पसंद आए, पर वो रिलीफ एक टेम्पररी रिलीफ लग रही है, क्योंकि हम तो आउट परफॉर्म कर गए थे फ्राइडे को, लेकिन यूएस इनफैक्ट प्रेशर माउंट हुआ यूएस। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे थे। फ्राइडे को 1.5 से 1.25% का दबाव, डाउ 500 पॉइंट कमजोर। और हम लोग डाइजेस्ट करके गए थे 3:30 बजे फ्राइडे को यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 3/4% ऊपर। तेजी डाइजेस्ट करके गया, उसके सामने इस तरह का प्रेशर बढ़ गया। पर इंट्राडे में दरअसल वहां के बाजार उछले थे। 130 अंक एक समय डाउ ऊपर था, वो 130 अंक वाला 500 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। और उसके ऊपर आज फिर से फ्यूचर्स पेन में आपको नजर आएंगे, दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यूएस फ्यूचर में रिकवरी का मोड आ गया भाई साहब। तो लास्ट अपडेट लिया था मैंने तो 1/4 से 3/4% यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे। अब डाउ इन ग्रीन, एसएनपी ग्रीन टिक्स आने बस शुरू ही हुए, और नैस्डैक के फ्यूचर्स सिर्फ 1/4, 3/4% से ज्यादा का दबाव था, अब 1/4%। तो थोड़ा सा रिलीफ देख रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर्स कैसे मूव करते हैं। ये है हमारे लिए क्यूज। और दिक्कतें क्या है? इन्फ्लेशन यूएस का, फेड के एक्शन, वो मंदी का खतरा, वो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस का फॉल्टर कर जाना, ये सारी नॉइज थी ओवर द वीकेंड। तो दरअसल ये तो हम लोग स्टेडियम में बैठे हुए दूर से पिच के रिलेटेड बातें सुन रहे थे। पिच का मुआयना इन्होंने करा। जब आप गए थे तो कैसा लगा पिच देख के? गए तो मैं सूखी हुई पिच थी एकदम। हाँ। लेकिन बारिश थोड़ी रुकी हुई थी, इसलिए वो ऊपर जो ना पपड़ी सी जम गई थी। अगर आप पैर से खोद तो नीचे गीली थी, इसलिए तो ध्यान रखना चाहिए। स्लिप कर सकते हैं बहुत जोर से। गलती करी आपने की, बहुत जोर से आप स्लिप करके गिरेंगे। पिच जो है, देखिए यूएस की पिच तो अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ शुक्रवार को शॉर्ट कवरिंग और आरबीआई एक्सपेक्टेड लाइन पे और बहुत ही शानदार ग्लोरी पिक्चर पेश की थी गवर्नर साहब ने, तो मार्केट खुश हो गया था। लेकिन यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ तो और दुखी हो गए लोग बुरी तरीके से। इंडिया आउट परफॉर्म करेगा इसलिए नर्वस होंगे थोड़ा। हाँ, नर्वस है, और उनको अफसोस हो रहा है मैं निकल रहा हूँ, उधर चल रहा है मार्केट, तो फोमो की फीलिंग भी रही होगी। लेकिन तकलीफ है मार्केट में भाई। देखो यूएस में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब जो इनिशियल इंडिकेशंस आ रहे हैं वो कमज़ोर हैं, तो 12 तारीख को जो नंबर आएगा फिर वो वैसे ही 12 तारीख मतलब अब अगले महीने वाला, सितंबर वाला। सितंबर वाला भी 12 तारीख को आएगा। हर अच्छा दुनिया भर में 12 तारीख को ही आता है इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ भी आना है, सब जगह आता है, तो आप 12 तारीख को इंतजार करिए, वो होगा। लेकिन जो जॉब डेटा इस फ्राइडे को आएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। अभी इन्फ्लेशन देखिए, क्लेम आया था, अब जॉब्स डेटा आएगा। अभी तो आया कि बेरोजगारी भत्ता कितने लोग लेना चाहते हैं। अब नंबर आएगा कि कितना हमारे यहाँ जॉब क्रिएट होता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ती हैं। अगर मान लीजिए तनख्वाहें बढ़ ही नहीं सबकी, तो पैसा इवेंचुअली खर्च होगा। तो फिर आप जॉबलेस क्लेम भी कम है और पैसा भी खूब बढ़िया मिल रहा है। आर्ली तनख्वाहें वहाँ 5-5.5% बढ़ रही हैं, मतलब उनकी ग्रोथ रेट ये है। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल की संकेत नहीं है। जो कोर पीसी हम लोग देख रहे थे उसमें आप सोचिए एनर्जी प्राइस गिरे, नो ब्रेनर है कि थोड़ा सा कम हुआ होगा। फूड प्राइसेस थोड़ा सा सॉफ्ट है, उनको हटाओ फिर भी बढ़ रहा है, इसलिए कंसर्न है। तो इसीलिए आप याद देखिए पिछले हफ्ते फेड के सारे अधिकारी जो है ना घूम घूम के पूरे देश में माहौल बना रहे थे कि और ज़ोर से हम कट करेंगे। तो इसलिए वहाँ का माहौल ठीक नहीं, इसलिए मार्केट गिरे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ओवरसोल्ड जोन पे हैं सारे मार्केट। 33% गिर चुका है नैस्डैक, 25% है एसएनपी। तो क्या इसके बाद और गिरेगा? अब ये सवाल इस बात पे उठता है कि बहुत सारे लोग कैलकुलेशन तरह तरह करते, जो हम 8 बजे चर्चा करेंगे। वो एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन को क्या हम 2008 से कंपेयर करें, 2002 से कंपेयर करें, कहाँ से कंपेयर करेंगे आप? तो वो एक बड़ी चीज़ है। लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं है, तो खबरों के आधार पर जाइए, जहाँ जैसा माहौल वैसा करिए। दिक्कत वाली पिक्चर है। हाँ, और इधर चाइना अपनी करेंसी बचाने के लिए, हमने लास्ट वीक ही आपको बताया था कि उसने अपनी सारी कंपनियों से कहा कि दबा के डॉलर बेचो, तो वो बेचेंगे डॉलर। तकलीफ है एक्चुअली।
कुछ इंटरेस्टिंग खबर आनी थी, सोना सब खरीद रहे हैं, सोना भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं। मुझे याद दिलाइएगा, शी जिनपिंग ने एक आर्टिकल लिखा है। शी जिनपिंग ने लिखा है? हाँ, तो उस आर्टिकल में एक दो लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहती है, मैं 8 बजे बताऊंगा क्योंकि उसका समय चला जाएगा अपना। उसको कैसे इंटरप्रेट करें ये इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग 8 बजे बात करेंगे। शी जिनपिंग चिट्ठी लिखते हैं? आर्टिकल लिखा ना, आर्टिकल उनकी बैठक होने वाली ना, वो 2 साल वाली, जिसमें उनको एक्सटेंशन मिलेगा, थर्ड टर्म चाहिए उनको। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, इंटरेस्टिंग है। यही है, वीकेंड अजीबोगरीब था। बहुत खबरें थी, बहुत भारी। शुरुआत कर रहा हूँ, अब मिक्स रखा है हरा और लाल का, पर आप वॉच आउट करिएगा। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं इस बाजार में। हमने रशिया को तो छुआ ही नहीं है। फ्राइडे को बाजार होने के बाद रशिया यूक्रेन बहुत कुछ हुआ, तो उस डेवलपमेंट को अभी साइड में रखते हैं, लेकिन मिक्स रखेंगे क्यूज को। और ल्यूपिन मैं मिक्स रखूंगा टीम को, क्यूज तो कुछ नहीं कर सकता मैं उसका, टीम का मिक्स रख रहा हूं। ल्यूपिन को ग्रीन लेके चल रहा हूं। फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा सा चैनलाइज पैसा हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स एफएमसीजी में। आईटी में भी हुआ वैसे ऑफ लेट रिकवरी, जब थोड़ी थोड़ी लोअर लेवल्स में कंसोलिडेट होना आईटी स्टॉक शुरू हुए, लेकिन आईटी पे नहीं जा रहा हूं मैं फार्मास्यूटिकल्स पे इस समय रख रहा हूं। खबर भी यहां पे है, और फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स पे डेवलपमेंट है। मैं सिर्फ ल्यूपिन को सिंगल आउट कर रहा हूं। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी इसके ज्यादातर प्लांट यूएसएफडीए की गाज गिरी हुई। तो सबसे बड़ा रिलीफ क्या होगा अगर प्लांट चेक करके क्लीन चिट मिलना शुरू हो। इसने जो रिपोर्ट करा बाजार बंद होने के बाद, मेंशन ये है कि यूएसएफडीए ने इनके अंकलेश्वर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को का ईआईआर दे दिया। इनके पास ईआईआर आ गया है। ईआईआर क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। यानी कि यूएस, अब इसमें मुझे नहीं पता उस इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या है, क्या उसको मैं क्लीन चिट मानूं या नहीं मानूं। समझिए आप, टेक्निकल टर्म्स है। इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मतलब यूएसएफडीए जब आया था 3 दिन मान लीजिए उस अग्लेचर फैसिलिटी का उन्होंने स्कैन करा, चेक करी, इंस्पेक्ट करा, तो उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या क्या करा उन तीनों दिन वो सारा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहता है। नॉट नेसेसरली वो क्लीन चिट होती है, पर क्योंकि उस रिलीज में मैनेजमेंट ने अब उसमें ऑब्जर्वेशंस आए नहीं आए, कोई आपत्ति थी नहीं थी, क्या वर्डिंग्स थे वो अलग कहानी, पर उस रिलीज में मैनेजमेंट कह रहा है स्पेसिफिकली, उनका मैंने कोट डाला था ट्विटर पे भी कि वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी और ये वो प्लांट, इसका मतलब है कि क्लीन चिट आ गई है। तो ल्यूपिन को इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था इन्हीं इश्यूज के बीच में, यूएसएफडीए की गाज के बीच में। हालांकि फ्राइडे को अच्छा मूव, फ्राइडे का पूरा बाजार बहुत अच्छा मूव कर गया, ग्रीन रख रहा हूं इसको। ओएनजीसी ऑल इंडिया को ग्रीन लेके चल रहा हूं, वो भी इसीलिए क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। पहला, वो जो 6 मंथली गैस प्राइस रिवीजन, नेचुरल गैस की कीमतें जो रिवाइज करता है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उन्होंने जो रिवीजन किया है वो बढ़िया 40.5% का गैस प्राइसेस में अपवर्ड रिवीजन हुआ है। ये अच्छी खबर है इन दोनों कंपनीज के लिए। आज से 1 अक्टूबर से 31 मार्च अगले छमाही के लिए ये नई कीमतें तय कर दी। 40% एक मीनिंगफुल हाइक, मुझे लगता है पॉजिटिव है। ऑयल, अच्छा ओएनजीसी के साथ ऑयल इंडिया को भी दिखाइए। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट इन दोनों कंपनीज के लिए, वो जो विंडफॉल टैक्स लगाया था क्रूड ऑयल पे, वो भी रिव्यू होना था। वो फोर्टनाइटली रिव्यू, हर 15 दिन में रिव्यू होता है, तो भाई 29 तारीख 30 तारीख के बाद रिव्यू हो गया वो भी। और उसका रिव्यू का अपडेट ये है कि 23-24% वो भी रिड्यूस कर दिया गया, 10,500 प्रति टन से रिड्यूस करके 8,000 प्रति टन कर दिया गया। प्लस इसमें हुआ क्या, पेट्रोल से तो ऑलरेडी सारे लिवाइज हटा दिए गए थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगाई गई थी, डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी 10 से 5 कर दी, आधी कर दी, एटीएफ से भी ड्यूटी रिमूव कर दी, एक्सपोर्ट करना चाहे तो करिए। खबर है अच्छी, तो 2 खबरों का तड़का था, इसीलिए लेके चल रहा हूं। और तीसरी उन्होंने सुबह बोल रहे थे कच्चा तेल उछल रहा है, क्योंकि एंटिसिपेशन ये कि एक कट की तैयारी कर रहे हैं ओपेक प्लस, तो स्वीट स्पॉट में ये स्टॉक्स। अब ये जब स्वीट स्पॉट में आए, गैस की 40-41% आप कीमत बढ़ा दोगे तो क्या होगा, किसी फर्टिलाइजर या जो सिरेमिक जो कंज्यूम कर रहे हैं गैस को, उनके लिए दिक्कत की खबर। मैं इसमें सबसे पहले चल रहा हूं ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आईजीएल और एमजीएल। आईजीएल एक एनालिसिस कहता है ये जो मैसिव 40% का हाइक हुआ है, इनको अपनी सीएनजी की कीमतें 8 रुपए पर केजी बढ़ानी पड़ेगी, एमजीएल को 9 रुपए पर केजी बढ़ानी पड़ेगी, और ये पास ऑन करेंगे, हम और आप पे बोझा आना है। पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, कहा जा रहा है वो जो कंजम्पशन है, वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस शायद होते हुए नजर आए।
पास ऑन करेंगे तब रिलीफ आना, रिलीफ इन द सेंस इनके मार्जिन तब जाकर डिफेंड होते हुए नजर आएंगे, पर इतना मीनिंगफुल पास ऑन एक साथ शायद अनलाइकली नजर आ रहा है। तो ये दिक्कत है इन कंपनीज के साथ, सिर्फ इसीलिए इन दोनों को रेड लेके चल रहा हूं, प्योरली वो पास ऑन का प्ले रह जाता है। और एक ही बचा है तो उसको भी कर देता हूं यहीं पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एक इमेज पिछले शो में दिखा दीजिएगा चाहें तो आप लोग, वो फाइनली इंडक्ट हो रहे हैं। इंडिजिनसली एचएएल ने मैन्युफैक्चर करे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जो कि आईएएफ में आज फॉर्मली इंडक्ट होने जा रहे हैं। आईएएफ और साथ साथ इंडियन आर्मी दोनों में इनका इंडक्शन होना है। काफी तारीफ है, हमारा एक बहुत बड़ा वैक्यूम था जिसको ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स फिल अप करते हुए नजर आएंगे। डिफेंस फोर्सेस के लिए अच्छी खबर, एचएएल के लिए अच्छी खबर। सिर्फ अच्छा स्टॉक है, पिटा हुआ था, थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है, इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। 6 बता दिया आपने? 6 बता दिए। चलो भाई 6 हम भी बताते हैं फटाफट। और 2 स्टॉक तो ऑटो एंसिलरी नहीं, ओईएम से हैं, अशोक लेलैंड और आइशर। अशोक लेलैंड के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं, 84% YoY ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये एक अच्छा नंबर है। मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। ऑटो में देखिए 2 ही सेगमेंट चल रही है, तो प्रीमियम कार खूब बिक रही है या ट्रक और कमर्शियल व्हीकल बिक रहे हैं, बाकी 2 व्हीलर कुछ नहीं बिक रहे हैं। ऐसा ही आपको आइशर मोटर्स में भी देखने को मिलेगा। उनकी जो बुलेट है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि ये लो बेस पे मानना चाहिए क्योंकि पिछले कई महीनों में काफ़ी वीक परफॉर्मेंस था, लेकिन वहाँ से अब बाउंस देखने को मिला है। तो ये हमें लगता है कि बाज़ार को हो सकता है पसंद आ जाए, लेकिन दोनों ही सेगमेंट में आप देखिएगा स्टॉक पे थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। तीसरा स्टॉक गुजरात गैस, जो आशीष ने कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि जो इतनी प्राइस हाइक लेनी है आपको, ले सकते हैं आप, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, लेकिन जितनी आप प्राइस हाइक लेंगे उतना वॉल्यूम आपका गिरेगा। और गुजरात गैस के लिए लगातार ये कंसर्न बना हुआ, चूँकि ये इंडस्ट्रियल प्ले ज़्यादा है रादर की सिटी गैस के, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि कंपनियों का धंधा चलेगा तभी वो गैस खरीदेंगे इतनी महंगी। तो गुजरात गैस मुझे लगता है नेगेटिव प्ले करना चाहिए। और इसमें हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी जो उन्होंने 460 रुपये का टारगेट भी दिया था इनका। फिर चौथा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ग्लोबली जो पूरी दुनिया में डॉलर की स्ट्रेंथ तो सही है। आज ताज़ा खबर ये है सुबह की स्पॉट प्राइसेस एल्युमिनियम की 5% गिर गई हैं। स्पॉट हमेशा इंडिकेशन होता है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे, तो ये 5% की फॉल ठीक ठाक बड़ी फॉल है, तो मुझे लगता है दबाव रहेगा। जैसा मैंने कहा कि ऑटो में 2 व्हीलर्स में दिक्कत है, तो हीरो मोटर, बजाज ऑटो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सेल भी उस तरीके से पिकअप नहीं करेगी, क्योंकि रूरल और छोटे शहरों में 2 व्हीलर्स की डिमांड अभी भी उस तरह से पिकअप नहीं कर पा रही। ऊपर से RBI ने और 0.5% ब्याज दर बढ़वा दिया है, तो डिपॉजिट रेट तो अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन लोन आपका तड़ापड़ महंगा हो गया है। अब आप लेने जाएंगे तो बढ़ा के देंगे वो, तो इसकी वजह से छोटे टिकट साइज़ की जो गाड़ियां हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 75,000, उस पर असर देखने को मिलेगा और इसका असर अक्रॉस द बोर्ड होगा। तो मुझे लगता है कि ये रेट में ट्रेड करने चाहिए। तो ये 6 स्टॉक्स, इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले लें। ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अगले स्टॉक्स पे बातचीत। 39 हो गया भाई। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है।
कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेस के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस किया आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है compared to last 2-3 years. हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था because of the performance of the business. You know, हमारा business almost 100% year on year से बढ़ा है from last year to now. So and बहुत ही अच्छे unit economics के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो I agree with you, there is some स्वागत है एक बार फिर से आपका एक बार। और अगले 4 स्टॉक्स में मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट को हमने फोकस किया है, जिसमें लोढ़ा, मैक्रोटेक, गोदरेज, अजमीरा और प्रेस्टीज, ये सब ग्रीन में रख रहा हूँ। बावजूद इसके कि ब्याज दरें लोन महंगा हो गया, 50 सीधे पास ऑन कर दिया। एचडीएफसी से दिक्कत नहीं, 50 बेसिस पॉइंट पास ऑन क्यों नहीं करेंगे? सीधे उनकी डिपॉजिट आ नहीं रहा है, तो काहे आप जोश मार रहे हो? जोश हमने इसलिए मारा है कि शिंदे साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने ये कहा है कि वो स्टैम्प ड्यूटी घटाने पर विचार कर रहे हैं। अभी 5% वापस हो गई थी। हाँ, अब वो घटा के अगर फिर से 2% कर देते हैं या 1% कर देते हैं या छूट दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव खबर है ये सबसाइड हो जाएगी उसके चक्कर में। तो इसलिए मुझे लगता है मुंबई रियल एस्टेट पे आज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है। उन्होंने बाकायदा उनके कोर्ट से खबर छपी, आप लोग अखबार में देख सकते हैं कि वो इस पर विचार कर रहे हैं। अब इसके पॉलिटिकल रीजन, बीएमसी चुनाव है, कुछ भी हो, फाइनली ये है कि ड्यूटी कम होगी। अगर ड्यूटी कम हो रही है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बॉम्बे में टिकट साइज़ बहुत होता है। 2 करोड़ का मकान है, 10 लाख रुपये ड्यूटी लगती है। अभी वो घटाएगा 2 लाख, तो 8 लाख रुपये बचेंगे आपके। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज रियल एस्टेट वालों के लिए इसे कहते हैं पॉजिटिव। 2 करोड़ की टेंशन नहीं है, वो जो 8 वो बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये पिछली बार जब टाइम ड्यूटी घटी थी, गजब डिमांड आई थी, गजब डिमांड। वो क्या 10-10 साल के हाईस पर रजिस्ट्रेशन पहुंच गया था, गजब डिमांड आई थी। चलिए, अगर ऐसा जो किराए पे मकान लेते हैं उनके लिए भी कम हो गया। मैं तो सुबह लाल लेकर आया था एक आध रियल एस्टेट, हटा दिया मैंने धीरे से। मैंने कहा क्या पंगा लें। लाल मेरे भी थे, तो खबर पड़ी तो ग्रीन कर दिया। अच्छा, जाते जाते आखिरी के 4 स्टॉक्स जो है मेरे, उसमें एक तो रॉयल ऑर्किड होटल्स रेड लेके चल रहा हूं। ये फिर प्रमोटर की सेलिंग, तो प्रमोटर्स तेजी को बढ़िया भुना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चंदर बालजी के बेचने की खबरें दे रहा था आपको मैं, टोकन नहीं थे, छोटे छोटे चंक्स थे, बिक रहे थे। और अब उनके बेटे, ये भी प्रमोटर एंटिटी का पार्ट है, केशव बालजी जो हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपडेट आया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 3,45,000 शेयर्स बेच दी। तो प्रमोटर्स की अभी सेलिंग एग्रेसिव हो रही है, तो इसलिए रख रहा हूं रेडार पे मैं। बहुत अच्छी मूव्स इन होटल स्टॉक्स ने ऑलरेडी दिखा रखे हैं। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स फिर से प्रमोटर की सेलिंग, और कई बार पिछले भी मेंशन कर चुका हूं। और देखिए स्टॉक कैसे करेक्ट हो रहा है। अब वो छोटा स्टॉक है तो हो सकता है आज ना करेक्ट हो रहा हो, लेकिन आप वॉच पर रखें, अवॉइड करें। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स में प्रमोटर एंटिटी असगर पटेल साहब ने 2,70,000 शेयर से कुछ ज्यादा फिर से बेचे। फिर से कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी इंस्टेंसेस मैं मेंशन कर चुका हूं जहां यहाँ पे प्रमोटर्स के स्टेक सेल हो रहे थे। ग्लोबल क्यूज खराब है पर बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक को मैं रेड लेके चल रहा हूं। बहुत सारे कंसर्न्स हैं ग्लोबली।
तो फाइनेंशियल्स थोड़ा सा मुझे लगता है आज रिस्क ऑफ के चलते थोड़ा दबाव दिखाते हुए नजर आएंगे। एक्सिस बैंक रेड और आईटी में सिलेक्टिव था। आईटी में पता है वीकेंड पे एक खबर भी आ रही थी, इधर से छप रही थी उधर से छप रही थी, बायबैक इस बार रिजल्ट सीजन में बायबैक, इन्फोसिस शायद बायबैक अनाउंस कर दे, पर ये कुछ ब्रोकरेजेस तक अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन कर रही। हो भी सकता है ऐसा हो, तो इसीलिए आईटी में मैं थोड़ा सिलेक्टिव चला गया। कोफोर्ज जिसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मैसिव रैली दिखाई थी, आपको याद होगा, इक्वली स्ट्रांग रह रहे कि अब करेक्शन बिल्डअप हो रहा है, इसीलिए इसको मैं रेड लेके चल रहा हूं। थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026 तक $558 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। इसके मुकाबले भारत की स्पेस टेक इंडस्ट्री पर नजर डालिए। 2020 में लगभग $10.4 बिलियन का ये मार्केट था और अगले 4 सालों में ये यानी कि 2024 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस समय ग्लोबल स्पेस मार्केट का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा भारत के हाथ में है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से स्पेस टेक में निजी दरवाजे खुल रहे हैं, आंकड़े यहां पर निवेश के बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसरो के साथ 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गई हैं। भारत में अकेले 120 कंपनियां हैं जो स्पेस टेक में काम कर रही हैं। इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए, 2020 में यह आंकड़ा $22.5 मिलियन का था और 2021 में यह बढ़कर $67.2 मिलियन पर आया, यानी कि एक ही साल में 198% से ज्यादा की ग्रोथ। इन कंपनियों में शामिल कई अनोखे नाम हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कौन कौन से हैं वो इंडियन स्पेस टेक प्लेयर्स जो आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए वो नाम, ध्रुवा स्पेस, यहां पर अब तक करीब $6.85 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। स्काई रूट एरोस्पेस में $17 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा जो और अग्रसर कंपनियां हैं उनमें आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अग्निकुल है, इसके अलावा पिक्सेल जैसी कंपनियां हैं और ये आंकड़े देखिए। अग्निकुल ने अब तक करीब $14.5 मिलियन का फंड रेज किया है। $33 मिलियन से ज्यादा का निवेश पिक्सेल में आया है। तो यहां पर एक और कंपनी है जिसने अब तक करीब $628,000 तक का फंड रेज किया है और वो है एस्ट्रोगेट लैब्स। ये इनफैक्ट कुछ ही कंपनियां हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम पेश किए हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इन कंपनियों की मदद से 2030 तक भारत का जो कमर्शियल स्पेस टेक का मार्केट है वो $77 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। स्पेस टेक में उभर रहे इन्हीं मौकों पर आज हमारा फोकस है और मेरे साथ हैं अग्निकुल कॉस्मोस के को-फाउंडर एंड सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन और साथ ही पिक्सेल के फाउंडर एंड सीईओ अवैस अहमद। आप दोनों का ही स्वागत है एंड वेलकम बैक टू आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी उसके बाद आप दोनों की कंपनियों में काफी कुछ बदला है और आजकल तो ऑफ कोर्स एवरीवनस गोइंग गिडी लुकिंग एट दो स्पेस वेब इमेजेस। तो जितना एक्साइटमेंट स्पेस फैंस के बीच है, आई एम श्योर उससे ज्यादा या ट्रिपल एक्साइटमेंट आप दोनों की कंपनियों में और इंडिविजुअली होगा। मैं बेसिक से शुरू करना चाहूंगी। श्रीनाथ, आपने एक बड़ी फैसिलिटी इस समय अनवील की है, वहां पर आई एम श्योर प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो बेसिकली आपका प्रीमाइस रहा है कि 3D प्रिंटेड सैटेलाइट्स आप लॉन्च करेंगे। तो क्योंकि आपका डेवलपमेंट लेटेस्ट है, मुझे बताइए ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है एंड व्हाट मेड यू रियली इन्वेस्ट इन सच अ लार्ज अमाउंट इन दिस फैसिलिटी? Sure. Thank you for having me here.
So this new facility that we just started is capable of making, 2 rocket engines a week. And these are, I think, facilities that will enable 3D printed rocket engines to be made under one roof. So raw material से शुरू करके until the last. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा मिला जुला रुझान, ल्यूपिन अच्छी खबरों के चलते इनके प्लांट, अंकलेश्वर प्लांट के अपडेट्स को लेकर, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कई सारे सेक्टर डेवलपमेंट्स चलते इन ग्रीन, उसी का रिपोर्टेशन जो गैस की कीमतें 40-40% बढ़ाई गई हैं, उसके चलते आईजीएल, एमजीएल को रेड रखा है। एचएएल आज वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने जा रहे हैं, जो इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड एचएएल द्वारा। रॉयल ऑर्किड होटल्स, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, प्रमोटर्स की सेलिंग, इसीलिए रेड। एक्सिस बैंक, कोफोज, फाइनेंशियल्स और आईटी में सिलेक्टिवली ये 2 स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। मुझे लगता है पॉकेट्स वैसे आज थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा माउंट होता हुआ शायद नजर आए। ओके, टीम में नजर डालिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे जिसमें अलग अलग खबरें हैं। इसमें सबसे पहले तो आप अशोक लेलैंड और आइशर मोटर्स देखिए, इसके नंबर्स, जो सेल्स नंबर्स आते हैं वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पे हैं, तो हो सकता है बाज़ार को पसंद आए। गुजरात गैस में दिक्कत हो सकती है क्योंकि नेचुरल गैस की जो कीमतें बढ़ी उसको पास ऑन करना और उस पास ऑन के चक्कर में वॉल्यूम घटना, ये एक दिक्कत है, तो दबाव रह सकता है। हिंडाल्को में ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम के स्पॉट प्राइसेस बड़ी तेज़ी से गिरे हैं तो उसका असर दिख सकता है। हीरो मोटर, बजाज ऑटो, इसलिए क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, 0.5% बढ़ी गई हैं, तो उसका असर है। और इस सेगमेंट में अभी तक उस तरह पिकअप नहीं आया कोविड के बाद से। रियल एस्टेट कंपनीज हैं मुंबई बेस्ड, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अजमेरा, प्रेस्टीज स्टेट, ये सब इसलिए क्योंकि ये एक विचार चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी की तरफ से खबर निकल के आई अखबारों में कि जो रजिस्ट्रेशन यानी स्टैम्प ड्यूटी है उसको घटा दिया जाएगा, और ये बड़ा फैसला है। तो हमें लगता है कि इसको वजह से रियल एस्टेट कंपनीज उस बुरी खबर को, जहाँ पे लोन महंगा हुआ है, शायद नकार के आज तेज़ी की तरफ रुझान कर सकते हैं। तो चलिए अब मुनाफे की तैयारी की और सबसे अच्छी बात है कि इस हफ्ते एक छुट्टी है बुधवार की, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती बाजार में। जिधर पढ़ो आपको तरह तरह की इफ बट वाली खबरें मिलती हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। दशहरा उस दिन जो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत सारी खबरों के बीच में भारतीय बाजार एकदम आउट परफॉर्म कर रहा था, एकदम अलग खड़ा हुआ है, वो क्लास अपार्ट। ये हम लोग इनहेरेंट बुल है, पॉजिटिव है। तो आपने एक छुट्टी की बात करी, ये नहीं बोला कि एक छुट्टी मिस हो गई हमारी, अभी संडे को मिस हो गई। मैं उस दुख को दोबारा नहीं कहना चाहता, जो आज छुट्टी होनी चाहिए थी उसकी, गांधी जयंती की। कायदे से नियम तो यही कहता है, अगर हम दुनिया को इतना फॉलो करते हैं मार्केट के संदर्भ में, तो ये भी फॉलो करो फिर। बिल्कुल होना चाहिए। खैर, एक बढ़िया से शेयर सुन ली जाए। वीरो शेयर सुनाइए एक बढ़िया सा। देखो मार्केट बहुत ऊपर था। मैं आपकी बात पे अमल करूंगा नीरज जी। वो जो एक दिन की छुट्टी रह गई है, कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट कर लेंगे डेफिनेटली। खैर, रही बात आज की शायरी की। देखिए आज अक्टूबर है, और जो आपने कहा ना कि हाँ, हमने ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है, और अभी भी अगर आप देखें एवरेजेस के लिहाज से या फिर प्राइस परफॉर्मेंस के लिहाज से अभी भी हम ठीक ठाक माहौल में हैं। आशीष ने बीते शुक्रवार को एक बात कही थी कि ये अक्टूबर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसी पे 4 लाइनें अगर आप देखें रिस्की हैं, गौर फरमाइएगा कि कल चिचा ने फूफा को पछाड़ दिया। कल यानी शुक्रवार को, कल चिचा ने फूफा को पछाड़ दिया, 200 डेमा पर अपना झंडा गाड़ दिया। आज फिर लाल रंग बिखरा है हर तरफ, आज अक्टूबर का फिर इम्तिहान है। कहा था किसी ने कि यह महीना होता हसीन है, कहा था किसी ने कि यह महीना होता हसीन है। देखते हैं यूं ही कह दिया था चलते फिरते, या वाकई उस बात में कोई जान है, या वाकई उस बात में कोई जान है। ये हिस्ट्री ऐसा कहती है। लास्ट 3 अक्टूबर सीरीज बढ़िया रही थी, और आगाज तो अच्छा हुआ है वैसे, सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा आगाज हुआ, लेकिन क्यूज बहुत दिक्कत भरे, बहुत मूविंग पार्ट्स हैं जिनको समेटना है, समझना है, और फिर सोचना है कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। इस बीच एक चीज अच्छी हो रही है कि एसजीएक्स निफ्टी का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, 200 पॉइंट नीचे वाला अब 130 अंक दबाव में, क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स
थोड़े से वहां पे पटरी पे आते हुए इन ग्रीन कामकाज करना शुरू कर चुके हैं। तो कुछ हद तक हालात सुधरने की तरफ, लेकिन कैसे हैं सेटअप उस पर बातचीत। लेकिन शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।